हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक विशेष सीरीज जो हमने मध्य प्रदेश पीएससी प्री, एमपीएसआई, एमपी पुलिस आदि सभी एग्जाम्स के लिए स्टार्ट की है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का इतिहास देखने वाले हैं, जिसमें हम महाजनपद काल, जिसमें अवंती एवं चेदी महाजनपद का वर्णन था और मध्य प्रदेश उस समय था, तो वहां से हम चंदेल मौर्य काल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम मध्य प्रदेश का इतिहास बड़ी धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और एक एक फैक्ट को समझते जाते हैं और यहीं पर याद करते जाते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें ताकि आपके नोट्स के लिए यह पर्याप्त हो सके। तब इसके बाद हम मध्य प्रदेश का इतिहास महाजनपद काल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दो प्रमुख ग्रंथों के बारे में, एक बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है। इन्हीं ग्रंथों में क्या है कि जो 16 महाजनपद थी। अब बात आती है महाजनपद है क्या, तो प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में राज्यों या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि प्राचीन भारत में राज्यों या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था और उस समय 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता था, जिनमें मध्य प्रदेश से चेदी और अवंती महाजनपद भी थी और वही हमें यहां देखना है। तो बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लिखित 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसी थी जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, जिसमें चेदी जनपद और उसके बाद अवंती। ठीक है, अवंती के बारे में हम जानते हैं, चेदी के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अवंती महाजनपद की। तो यह महाजनपद वर्तमान में या उस समय की बात करें तो मध्य तथा पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित थी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र, वहां पर यह स्थित थी और इसके 2 भाग थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। तो उस समय अवंती महाजनपद के 2 बड़े भाग हुआ करते थे, उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। साथ में राजधानी भी देख ली, एक की उज्जैनी थी, दक्षिणी की माहिष्मती थी। इसके 2 प्रमुख भाग हो गए। अब बात करते हैं इन दोनों भागों के बीच में, इन दोनों भागों के बीच में वर्तमान में बेतवा नदी या उस समय बेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। ठीक है, यह वही बेतवा नदी है जिसका वर्तमान में उद्गम कुमरा गांव ओबेदुल्लागंज रायसेन से होता है और जो यमुना में मिल जाती है इटावा के निकट। ठीक है, तो और बात करें बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी के किनारे वर्तमान में 4 प्रमुख बड़े नगर स्थित हैं, सांची, ओरछा, गुना, विदिशा। आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इन 2 जो भाग देखे, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, इनके ठीक बीच में क्या प्रवाहित होती थी, बेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। अब जीवक, ठीक है, जीवक ने, जो कि महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे, जीवक ने लेखों में विदिशा, उज्जैन, माहिष्मती, इन सभी जगहों का उल्लेख किया है। इनके लेखों में इन सभी का उल्लेख मिलता है। अब देखें कि अवंती का बौद्ध धर्म से भी एक गहरा कनेक्शन है, क्योंकि बौद्धकालीन समय में अवंती उनके लिए एक सुप्रसिद्ध केंद्र था और इसका पहले नाम जो था अच्युतगामी या अच्युत गामिनी था। ठीक है, तो याद रख लेना है, इसके 2 नाम हमें यहां मिल चुके हैं। पहले जो हम हिस्सा पढ़ रहे थे उत्तरी अवंती, राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती राजधानी माहिष्मती थी। लेकिन बात करें बौद्धकालीन की, बौद्ध धर्म से संबंधित, तो इसका जो नाम था अच्युतगामी या फिर अच्युतगामिनी था। ठीक है, क्लियर करके हमें रख लेना है। अब इसके बाद हमें देखना है चेदी महाजनपद, चेदी राज्य के बारे में, जिसे हम चेती जनपद या चेती राज्य भी बोलते हैं। तो यह सुक्तिमती नदी के पास का देश था, जिसमें बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग आता था, या हम बोल सकते हैं जबलपुर का निचला भाग आता था। ठीक है, तो यह सुक्तिमती नदी के पास का देश था, जिसमें बुंदेलखंड का दक्षिणी भाग तथा जबलपुर का उत्तरी भाग शामिल था। ठीक है, और वर्तमान यदि मैप के हिसाब से देखें मध्य प्रदेश के,
तो इसका जो विस्तार था नर्मदा सोन घाटियों के मध्य में था। ठीक है, चेदी महाजनपद का जो विस्तार है नर्मदा सोन घाटियों, ठीक है, नर्मदा सोन घाटियों के मध्य में था। और जो परवर्ती चेदी राज्य था, प्राचीन समय का जो चेदी राज्य था, वहां पर कलचुरी वंश का शासन भी था। ठीक है, कलचुरी वंश का शासन भी था। और एक यहां पर पॉइंट मेंशन है कि यहां पर एक पॉइंट मेंशन है कि महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी थी, वह क्या थी, सुक्तिमती थी। और एक समय ऐसा था जब यहाँ का जो शासक शिशुपाल था, यहाँ का महत्वपूर्ण राजा कौन था, शिशुपाल था, वह भी महाभारत कालीन घटना है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा चेदी, प्राचीन नाम चेती भी है, जो सुक्तिमती नदी के पास का देश था, जिसकी सीमा बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग, जबलपुर के उत्तरी भाग से लगती थी। वर्तमान समय में देखें तो नर्मदा सोन घाटियों के मध्य इसका विस्तार था और परवर्ती चेदी राज्य में कलचुरी वंश का शासन भी था। ठीक है, और एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि महाभारत कालीन चेदी राज्य की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी। और एक समय ऐसा भी था, यहाँ का जो प्रमुख राजा कौन था, शिशुपाल था। इसके बाद हमें मौर्य कालों के बारे में जानकारी, मौर्य काल और उसके बाद चंदेल वंश के बारे में जानकारी देखनी है। अभी तक हमने महाजनपद काल के बारे में देखा, और जिसमें 2 महाजनपद ऐसी थी जो वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, उनको हमने डिस्क्राइब किया है, अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य काल की, क्योंकि जेल पुलिस में हमने देखा मौर्य काल से हर एक शिफ्ट में एक एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, चाहे वह पदाधिकारी हो, चाहे वह सम्राट अशोक के बारे में जानकारी हो। मौर्य काल सबसे फेमस सेक्शन रहा है जेल प्रहरी का, और आशा है कि एमपी पुलिस, एमपीएसआई से भी प्रश्न यहां से बनेंगे, चंदेल शासकों से प्रश्न बनेंगे, खजुराहो से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ के चलते हैं। बस आप क्या है, इसको नोट्स बनाकर याद कर लीजिए। ठीक है, आपको नोट्स बना के केवल याद करना है। बात करें मौर्य काल की, यदि मौर्य काल के सबसे महान राजा की बात करें तो सम्राट अशोक, सबसे ज्यादा निर्माण कार्य भी सम्राट अशोक के काल में हुए हैं। अभिलेखों का जो संबंध था सम्राट अशोक से सबसे ज्यादा मिलता है। तो विशाल मौर्य काल के अंतर्गत, ठीक है, आपको याद रखना है, विशाल मौर्य काल के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। ठीक है, जब हमने देखा कि चंद्रगुप्त के राज्य में, चंद्रगुप्त की जब राज्य विस्तार की हम बात करते हैं तो उसमें सौराष्ट्र आता था, मालवा आता था और अवंती भी शामिल था। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट था, क्योंकि चंद्रगुप्त का जहां तक विस्तार था उसमें एक हिस्सा अवंती था जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा था। बिंदुसार के शासनकाल में, अब बात आती है बिंदुसार के शासनकाल में क्या हुआ, अशोक 11 वर्षों तक अवंती का प्रांतपाल था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। ठीक है, यह जरूर पॉइंट याद रखना है कि 11 वर्षों तक अवंती का प्रांतपाल कौन था, सम्राट अशोक थे, और उन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। तो यह वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। और एक जरूर पॉइंट आता है कि मौर्य काल में सांची का पुराना नाम क्या था। ठीक है, मौर्य काल में सांची का पुराना नाम हमने देखा कि 2 पुराने नाम मिलते हैं। गुप्त काल तक सांची के 2 नाम थे, काकड़ाद बोट, कांकड़ाय, या फिर कहीं कहीं बोट श्री पर्वत भी हमें मिलता है। ठीक है, आपको याद रख लेने हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुप्त काल तक सांची का जो नाम है वह हमें कांकड़ाद बोट या कांकड़ाय या फिर बोट श्री पर्वत मिलता है। जहां अशोक का संग भेद अभिलेख, याद रख लेना है ध्यान से, जहां पर क्या मिला है, यह बात चल रही है सांची की, जहां पर हमें संग भेद अभिलेख मिला है। और बात करें सांची की तो यह विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण 300वीं शताब्दी, ठीक है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी के आसपास सम्राट अशोक ने करवाया था। यहां पर सम्राट अशोक की 2 महत्वपूर्ण शिष्यों की जो अस्थियां संरक्षित हैं। अब उन शिष्यों के नाम क्या है, सारीपुत्र और महामोद गलायन है। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। जेल पुलिस में एक प्रश्न आया था कि सांची स्तूप के बाहर जो रेलिंग लगाई गई है वह किस शासनकाल में लगाई गई थी या किसके शासनकाल में लगी थी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो गुप्त काल तक सांची का नाम क्या था, काकड़ाद बोट था। इसके बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया, सम्राट अशोक ने करवाया। ठीक है, और बात करें तो वर्तमान में यह जो प्लेस है सांची, इसकी खोज किसने की थी, तो 1818 में एक अंग्रेज थे जनरल टेलर। 1818 ईस्वी में
जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी। ठीक है, सांची स्तूप की खोज की थी। और एक प्रश्न जहां से यह जेल प्लस में पूछे ही गए हैं वह थे मौर्यकालीन अधिकारी। ठीक है, समाहर्ता। समाहर्ता किसी कहा जाता मौर्यकाल में? तो वित्त मंत्री या राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? समाहर्ता कहा जाता था। नायक किसे कहा जाता था? तो जो सेना का संचालक होता था उसे नायक कहा जाता था, और उसे ही नगर रक्षा का अध्यक्ष भी कहा जाता था। दो देखे हैं, समाहर्ता, ठीक है, और अभी तक नायक देखा है। समाहर्ता वित्त मंत्री हुआ करता था। दंडपाल, यह जेल पुलिस का प्रश्न था। दंडपाल क्या था? तो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला जो प्रमुख अधिकारी था, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था मौर्य काल में? दंडपाल कहलाता था। इसके अलावा भी दो प्रश्न पूछे गए थे। दुर्गपाल क्या था? अंतपाल क्या होते थे? तो दुर्गपाल क्या होता था? उस समय नगर के भीतरी दुर्गों की रक्षा करने वाले व्यक्ति को दुर्गपाल कहा जाता था। और अंतपाल सीमा की जो दुर्ग होते थे, सीमा की रक्षा करना या सीमा के दुर्गों की रक्षा करने वाले व्यक्ति को अंतपाल कहा जाता था। और एक प्रश्न एक और यहां पर लिखा है, द्वारिक। यह पूछा गया था जेल प्रहरी की लास्ट शिफ्ट में कि द्वारिक क्या था। ठीक है, तो राजमहल का प्रबंधन या राजमहल की देखरेख करने वाला जो प्रधान था उसे द्वारिक कहा जाता था। ठीक है, तो इतना मौर्यकाल से हमें डेटा याद रखना है। यह पीएससी के लिए पर्याप्त है, जेल पुलिस के लिए पर्याप्त है, पुलिस एमपीएसआई के लिए भी पर्याप्त है। ठीक है, इतना डेटा हमें याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं चंदेल शासकों पर, जहां से हमें खजुराहो के बारे में ज्यादा जानकारियां मिली। किस शासक ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? सबसे ज्यादा निर्माण किसके शासनकाल में हुए? तो चंदेल शासकों में हम बात करें तो चंदेल शासक थे क्या? ठीक है, कहां से इनका उदय हुआ? तो चंदेल शासक आरंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। याद रखना है, यह आरंभ में प्रतिहार नरेश प्रतिहारों के सामंत थे। पुरालेखों के अनुसार, ठीक है, पुरालेखों के अनुसार इस राजवंश की प्राचीन राजधानी खरजुरवाहक थी। ठीक है, यहां पर एक शब्द याद रखना, इस राजवंश की प्राचीन राजधानी क्या थी? खरजुरवाहक, जिसे हम वर्तमान में खजुराहो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसके बाद जो खजुराहो का उत्तराधिकारी है वह कौन बनता है? नन्नुक का पुत्र बनता है बागपति। ठीक है, नन्नुक का पुत्र बागपति इसके बाद उत्तराधिकारी बनता है खजुराहो का। देन क्या होता है? बागपति का जो पुत्र है जयशक्ति या जिसे जेजाक कहा जाता था। ठीक है, बागपति के पुत्र के तीन नाम थे, जयशक्ति, जेजाक या जेजा। ठीक है, जिसके नाम पर ही चंदेलों का जो प्रदेश था जेजाक भुक्ति, ठीक है, जेजाक भुक्ति कहलाया। बुंदेलखंड को उसी के नाम पर क्या कहा जाने लगा? जेजाक भुक्ति कहा जाने लगा। अब यशोवर्मन नाम की राजा ने जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर था चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, यशोवर्मन राजा ने। ठीक है, याद रखना है कि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण जहां पर विष्णु जी की प्रतिमा, ठीक है, स्थापित है, किसने कराया था निर्माण चतुर्भुज मंदिर का? तो यशोवर्मन ने कराया था। इसके बाद सबसे ज्यादा जो निर्माण कार्य है मंदिरों की वह किस शासक के काल में हुए? तो यशोवर्मन के पुत्र व उत्तराधिकारी धंग के शासनकाल में क्या हुआ? खजुराहो में सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए, जिनमें सबसे प्रमुख था पार्श्वनाथ विश्वनाथ के मंदिर। ठीक है, यहां पर पॉइंट मेंशन है कि यशोवर्मन का पुत्र व उत्तराधिकारी धंग चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था और धंग ने विद्वानों को संरक्षण दिया और अपने शासनकाल में खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यह पॉइंट याद रख लेना है कि सबसे ज्यादा मंदिर किस चंदेल शासक के निर्माण काल में निर्मित हुए? तो वह कौन था? धंग था, राजा धंग था। और इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण मंदिर बने जो पार्श्वनाथ और विश्वनाथ थे। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के इतिहास की स्टार्टिंग कर ली है और धीरे धीरे एक दो लेक्चर्स में हम पर्याप्त मात्रा में एमपी के इतिहास को कवर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बने रहे क्लब क्लासेस के साथ, मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।